सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के अनुसार जो सामाजिक क्रिया है उन क्रियाओं को समझने की विभिन्न विधियों के बारे में, जिनका विस्तृत विवरण मैक्स वेबर ने किया है। सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधियाँ कि वेबर ने दो प्रकार की विधियाँ बताई हैं सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए। पहला उन्होंने बताया है विवेकपूर्ण बोध, और इस विवेकपूर्ण बोध को ही हम बौद्धिक विधि कहते हैं। इसे वेबर ने दो भागों में विभक्त किया, तार्किक बोध और दूसरा है गणितीय बोध। इसी प्रकार से दूसरा जो पार्ट वेबर ने बताया है वह है परानुभूति पर आधारित बोध, जिसे हम भावात्मक विधि भी कहते हैं, और इसको दो भागों में आगे विभक्त किया गया है। पहला प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और दूसरा है विवेचनात्मक बोध, या जिसे हम व्याख्यात्मक विधि भी कहते हैं। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न विधियों का वर्णन किया है। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट जो वेबर ने बताया है, जिसे उन्होंने विवेकपूर्ण बोध कहा है, इसके बारे में वेबर ने लिखा है, जब हम क्रिया के पीछे कर्ता द्वारा लगाए जाने वाले अर्थ और प्रयोजन को बौद्धिक आधार पर स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तथा क्रिया के सभी तत्व जैसे उसकी परिस्थितियाँ, साधन, लक्ष्य और प्रभाव, ये सभी क्रिया के तत्व हैं। इन तत्वों को तार्किक रूप से प्रामाणिक प्रतीत होने लगते हैं, तब इसे विवेकपूर्ण बोध कहा जाता है। ऐसे बोध का मुख्य संबंध तार्किक क्रियाओं से होता है, और वेबर ने इन तार्किक क्रियाओं को या विवेकपूर्ण बोध को दो भागों में बांटा है। पहला तार्किक बोध और दूसरा है गणितीय बोध। अब हम चर्चा करते हैं तार्किक बोध किसे कहते हैं। तार्किक बोध वह है जिसके द्वारा हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि कोई कर्ता किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किन साधनों के द्वारा एक विशेष क्रिया करता है तथा वह क्रिया विद्यमान विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किन साधनों के द्वारा संपन्न हुई है। इसका तात्पर्य है कि बोध की यह प्रणाली तर्क के आधार पर सामाजिक क्रियाओं की प्रकृति तथा उनके कारणों और परिणामों को समझने पर बल देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तर्काश्रित विधि होती है या तर्क पर आधारित जो विधि होती है, वह कई मानवीय क्रियाएं तर्क और विवेक तथा कार्य कारण पर आधारित होती हैं। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गणित का अध्ययन कर, एक जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वह गणित का अध्ययन कर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तब उसकी यह क्रिया तर्क पर आधारित है, क्योंकि उसने शुरू से जो अपनी अध्ययन कार्य है उस अध्ययन कार्य को सोच समझकर या तर्क पर आधारित करके संपन्न किया है। लेकिन अगर उसके स्थान पर यदि वह चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो इस क्रिया को हम तर्क द्वारा नहीं समझ सकते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्रिया तर्क पर आधारित होती है उसको हम तर्काश्रित विधि कहते हैं। अगर विद्यार्थी गणित का अध्ययन करके इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश ले तो यह तर्क पर आधारित विधि कहलाती है। दूसरा जो वेबर ने बताया है वह है गणितीय बोध। वह प्रणाली है जो विवेक के द्वारा उन क्रियाओं का बोध कराने में सहायक होती हैं जो गणित की समस्याओं की तरह स्पष्ट और सुसंबद्ध होती हैं।
जिस प्रकार 2 गुणा 2 बराबर 4 एक स्पष्ट रूप है, अगर हम 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 आएगा। उसी प्रकार अनेक क्रियाएं इस तरह की होती हैं, वे न केवल अन्य व्यक्तियों की आशाओं के अनुरूप होती हैं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार उनके लक्ष्य और साधनों के बीच भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। ऐसी सभी क्रियाओं को विवेक तथा तर्क के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इस प्रकार की जो विधियां होती हैं उनको हम गणिताश्रित विधि कहते हैं, क्योंकि गणित के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर हम इसको नहीं समझ सकते हैं। अगर 2 को 2 से गुणा करें तो 4 आएगा, यह गणित आश्रित विधि कहलाती है। इसको आप अन्य किसी विधि के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। दूसरा जो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने की विधियों का स्वरूप बताया है वह है परानुभूति पर आधारित बोध, जिसे हम भावात्मक विधि भी कहते हैं। सामाजिक क्रियाओं के बोध की यह प्रणाली वह है जिसके द्वारा हम उस भावनात्मक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं जिसके अंतर्गत कर्ता द्वारा कोई क्रिया की जाती है। वास्तव में क्रिया का भावनात्मक संदर्भ इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसे समझे बिना किसी क्रिया के वास्तविक प्रयोजन और प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। इस भावनात्मक संदर्भ का बोध न तो तर्क पर आधारित किया जा सकता है और न ही सामान्य अवलोकन इसके लिए पर्याप्त है। इस दशा में सामाजिक क्रियाओं का वास्तविक बोध तभी संभव है जब भावनात्मक आधार पर हम कर्ता की अनुभूति से अपना तादात्म्य स्थापित करते हुए उसकी क्रियाओं को समझने का प्रयत्न करें। इस प्रणाली के द्वारा हम कर्ता की भावनाओं के जितने अधिक निकट आने का प्रयत्न करेंगे, उसे उतने ही अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। कोई क्रिया प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, भक्ति या जिज्ञासा जैसे किसी संवेग से कितनी अधिक प्रभावित है तथा इनके परिणाम स्वरूप कौन से अतार्किक आचरण उत्पन्न हो रहे हैं। यदि सामाजिक क्रिया को प्रभावित करने वाले संवेग इतने गहरे हों कि अध्ययनकर्ता उन्हें पूरी तरह न समझ सके, तो भी परानुभूति पर आश्रित बोध के द्वारा उनके अभिप्राय और सामाजिक क्रिया पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को कुछ सीमा तक अवश्य समझा जा सकता है। किसी सामाजिक क्रिया का बोध चाहे विवेक द्वारा किया जाए अथवा इसे कर्ता की अनुभूति के संदर्भ में प्राप्त किया जाए, इसके लिए वेबर ने बोध की 2 अन्य विधियों को महत्वपूर्ण माना है और वेबर ने इन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बोध अथवा विवेचनात्मक बोध भी कहा है। ये 2 स्वरूप वेबर ने बताए हैं जिनके द्वारा हम परानुभूति पर आधारित बोध या भावात्मक क्रियाओं को समझ सकते हैं। देखिए, मानव एक भावना प्रधान प्राणी है और वह सदैव ही अपनी क्रियाओं का संचालन तर्क और बुद्धि के आधार पर नहीं कर सकता। कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो भावना प्रधान होती हैं और उन्हें समझने के लिए हमें भावनाओं का ही सहारा लेना होता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक व्यक्ति अपराधी बनकर अपराध कार्यों में संलग्न हो जाता है तो उसकी इस क्रिया को समझने के लिए हमें तार्किक क्रिया के स्थान पर भावात्मक विधि का सहारा लेना होगा और हमें उन भावनाओं का पता लगाना होगा जिनकी वजह से वह व्यक्ति अपराधी बना। इन परानुभूति पर आधारित बोध या भावात्मक विधियों को वेबर ने 2 भागों में विभक्त किया। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि या प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बोध। इसके बारे में वेबर ने बताया कि वह विधि जिसके द्वारा एक अध्ययनकर्ता
प्रत्यक्ष अवलोकन की सहायता से तार्किक आधार पर कर्ता के विचारों और क्रियाओं के प्रयोजन को समझने का प्रयत्न करता है, प्रत्यक्ष अवलोकन बोध कहलाता है। जैसे सांप्रदायिक तनाव अथवा संघर्ष की दशा में प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा ही विभिन्न सामाजिक क्रियाओं का वास्तविक बोध किया जा सकता है। ये उदाहरण वेबर ने दिया है। कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो खिलाड़ियों द्वारा मैच में प्राप्त की गई विजय को हम उनके द्वारा मैच खेलने के लिए जो पूर्व में तैयारी की गई है उस तैयारी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार पारस्परिक विवाद, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा आदि क्रियाओं को भी अवलोकन के द्वारा समझा जा सकता है और उनके उद्देश्य और प्रयोजनों को हम जान सकते हैं। ये पहला स्वरूप है जो मैक्स वेबर ने बताया, प्रत्यक्ष अवलोकन बोध। दूसरा उन्होंने बताया है विवेचनात्मक बोध, जिसे हम व्याख्यात्मक विधि भी कहते हैं। वेबर ने प्रेरणाओं अथवा कारणों का तार्किक बोध भी कहा है। इसका तात्पर्य है कि विवेचनात्मक बोध वह विधि है जिसके द्वारा एक अध्ययनकर्ता तार्किक आधार पर किसी सामाजिक क्रिया से संबंधित कारणों का विश्लेषण करके उसे कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ के संदर्भ में समझता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जब तक हम तार्किक आधार पर यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि किन दशाओं अथवा परिस्थितियों ने कर्ता को एक विशेष क्रिया करने की प्रेरणा दी तथा कर्ता की उस क्रिया का वास्तविक प्रयोजन क्या है, तब ऐसे बोध को हम विवेचनात्मक बोध कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम यह समझते हैं कि एक व्यक्ति बहुत तार्किक और उत्तरदायी ढंग से अपनी व्यापारिक क्रियाओं को इसलिए संचालित कर सका कि उसका प्रोटेस्टेंट आचारों में विश्वास था, तब ऐसे बोध को विवेचनात्मक बोध कहा जाता है। वेबर का मत है कि कई क्रियाओं को मात्र अवलोकन से नहीं समझ सकते, उन्हें समझने के लिए उनकी व्याख्या करनी होती है। व्यक्ति कोई भी क्रिया क्यों करता है, किसी विशिष्ट प्रकार के क्रिया के पीछे उसके क्या उद्देश्य हैं, इन प्रश्नों की व्याख्या संभव है। जैसे एक छात्र के द्वारा अगर कठिन परिश्रम करने पर हम यह निष्कर्ष निकाल लें कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है या उच्च पद प्राप्त करना चाहता है, अथवा अगर उसे उच्च पद प्राप्त होता है तो उसका जीवन साथी भी उसको उस पद के अनुसार मिल जाएगा। ये सारे व्याख्यात्मक विधि के उदाहरण हैं जिसमें हमें कर्ता की परिस्थिति और उसकी क्रियाओं दोनों का ध्यान रखना होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वस्तुहीन अध्ययन की वह विधि है जो किसी क्रिया को कर्ता के मूल्यांकन और प्रयोजन के संदर्भ में प्रामाणिक आधार पर स्पष्ट करती है। यह विधि काल्पनिक रूप से कर्ता के व्यक्तित्व अथवा उसके अनुभवों में सहभाग करने को नहीं कहती। जैसा कि वेबर ने लिखा है कि वस्तुहीन के उपयोग के लिए कर्ता की अनुभूति का अंग बनना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए उस सामान्यीकृत ज्ञान की आवश्यकता है जो कर्ता के अनुभवों और प्रयोजनों से संबंधित होता है। वस्तुहीन की उपयोगिता पर मैक्स वेबर ने लिखा है कि इसके दो प्रमुख प्रकार्य हैं। पहला, व्याख्यात्मक बोध इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं तथा जब तक उनके अर्थ को कर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन और प्रयोजन के संदर्भ में नहीं समझा जाएगा, तब तक कोई भी समाजशास्त्रीय विश्लेषण सार्थक नहीं हो सकता। दूसरा,
समाजशास्त्रीय अध्ययनों में परिकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए व्याख्यात्मक बोध ही एक प्रमुख स्रोत है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तुहीन ही वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं का अनुचित ज्ञान प्राप्त करके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने की विभिन्न विधियों की व्याख्या की और दो प्रमुख विधियां वेबर ने बताई थी कि अगर हम तर्क और विवेक के आधार पर क्रियाओं को नहीं समझ सकते हैं तो फिर हम भावनाओं के आधार पर भी उन क्रियाओं की व्याख्या कर सकते हैं। अध्ययनकर्ता या तो प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उनकी व्याख्या करे या फिर व्याख्यात्मक विधि के द्वारा उनकी व्याख्या करे। इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रियाओं की विशेषता, सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख प्रकार और सामाजिक क्रियाओं को समझने की विभिन्न विधियों की व्याख्या की है। अब हम चर्चा करते हैं मैक्स वेबर के इस सामाजिक क्रियाओं के सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की है, जिसमें सबसे पहली आलोचना नकारात्मक विश्लेषण के रूप में है। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के नकारात्मक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने प्रमुखतः यह बताया है कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों का भी आपने स्पष्टतः विश्लेषण नहीं किया है। दूसरी जो आलोचना है वह कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक अवधारणा एवं शब्दों द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया है और भावनात्मक क्रिया इसका एक उदाहरण है। इस प्रकार से सामाजिक क्रियाएं सामाजिक न होकर मनोवैज्ञानिक हो जाती हैं, जबकि हम समाजशास्त्र में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक क्रियाओं का हमें अध्ययन करना चाहिए, न कि मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। आगे जो इसकी आलोचना की गई है वह है जो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया है। उस वर्गीकरण में उन्होंने 4 स्वरूप हमें बताए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्रिया के पीछे कई सारे कारण विद्यमान होते हैं। जैसे एक ही क्रिया तार्किक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक या परंपरात्मक में से 2 या अधिक श्रेणी में रखी जा सकती है। तब यह दुविधा की स्थिति होगी कि उसे हम किस प्रकार की क्रिया मानें। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लें, समाज में जो प्रथाएं पाई जाती हैं उनके बारे में। अगर हम दहेज प्रथा का उदाहरण लेते हैं तो दहेज प्रथा के पीछे परंपराएं भी हैं, मूल्य भी हैं और तर्क भी हैं। इसी प्रकार से विधवा विवाह के पीछे तर्क भी हैं और मूल्य भी हैं। उस समय हम इन क्रियाओं को कहाँ पर रखेंगे या किस वर्गीकरण में इनको रखा जाएगा यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैक्स वेबर का जो वर्गीकरण है उसे हम अस्पष्ट वर्गीकरण भी कहते हैं। अगली इसकी आलोचना की है जो समाजशास्त्री मेलेन बोक है। उन्होंने जर्मन फिलोसफी उनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने लिखा है, वेबर का सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण गलत है। व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएं हैं और मूल उत्प्रेरणाएं 3 प्रकार की होती हैं। अतः सामाजिक क्रियाएं भी 3 प्रकार की ही हो सकती हैं। ये 3 प्रकार की मूल उत्प्रेरणाएं निम्नलिखित हैं। पहली होती है तर्क, दूसरा होता है संवेग और तीसरी होती है भावना। अगर तर्क को हम देखें तो तर्क के साथ व्यक्ति का तार्किक व्यवहार जुड़ा हुआ है, अतः वेबर द्वारा बताई गई तार्किक क्रिया इसके अंतर्गत आ जाती है। दूसरा है संवेग, भावनात्मक व्यवहार उद्वेगों के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरे प्रकार की जो क्रिया है जिसे हम भावात्मक क्रिया कहते हैं वह संवेग के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा हमारा जो स्वरूप है वह है भावना। परंपरात्मक व्यवहार भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए चौथे प्रकार की जो सामाजिक क्रिया है जिसे वेबर ने परंपरात्मक कहा है वह इसके अंतर्गत आती है।
मेलेनबोक की मान्यता है कि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का व्यवहार कुछ मूल उत्प्रेरणाओं पर आधारित होता है। अतः वेबर का जो सामाजिक क्रिया का दूसरा प्रकार है, जिसे उसने मूल्यांकनात्मक क्रिया कहा है, वह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो मूल प्रेरणाएं हैं, तर्क, संवेग और भावना, इनमें से कोई भी प्रेरणा नहीं पाई जाती है। यहाँ मनुष्य का व्यवहार तर्क, संवेग और भावना में से किसी पर भी आधारित नहीं है। तो फिर हम मूल्यांकनात्मक क्रिया को किस मूल स्रोत या किस मूल उत्प्रेरणा के पीछे या किसकी उत्तरदायी माने? इस प्रकार से मेलेनबोक ने जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को अनुचित ठहराया है। ये कुछ आलोचनाएं हैं जो वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के बारे में की गई है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।